अगर इन 12,762 मंदिरों का जीर्णोद्धार किसी ने करने का काम किया है तो हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी अहिल्याबाई होलकर ने करने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की चौकियाँ अगर कोई है तो वो होलकरों का सम्राट है। दिल्ली पर भी आपने कुछ दिन राज किया है। होलकरों के डर के मारे सफदरजंग भाग गया था। जो भाग गया था उसके नाम से अस्पताल और सड़क है, और 3 दिन तक दिल्ली में केवल कुत्ते, बूढ़े और लंगड़े लोग रहे। ऐसा होलकरों का जज्बा था। मैं मल्हारराव होलकर को आधुनिक नेपोलियन कहता हूँ। नेपोलियन भी एक ही युद्ध हारा था जो वाटरलू उसके लिए साबित हुआ, और होलकर भी निजी तौर से नहीं लेकिन मराठों के नेतृत्व में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली से हारे। ये युद्ध भी नहीं हारे जाते अगर पेशवा द्वितीय मल्हारराव होलकर की बात या राजा सूरजमल की बात मान लेता। राजा सूरजमल को गंवार जमींदार जाट कहा, और होलकरों के लिए कहा कि अब चरवाहे भी पेशवाओं को ये बताएंगे युद्ध कैसे होता है। अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो जो मराठों की पिटाई पानीपत के तीसरे युद्ध में हुई है ऐसे किसी युद्ध में नहीं हुई। मैं बहुत ज़्यादा इतिहास पे ना जाते हुए मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, पार्टी अपने पुरखों का सम्मान नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि ऐसे सम्मेलनों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता पैदा होती है, और संघर्ष से फिर सत्ता मिलती है, और सत्ता से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे ही 25 जून को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। इसलिए जब राकेश कह रहे थे कि हम हुक्मरान लोग हैं, हमने हुकूमत की है इस देश पे, ये एक अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मल्हारराव, मालेराव, खांडेराव, तुकोजीराव होलकर, शिवाजीराव होलकर हमारे 14 राजा थे। लेकिन दूसरी बात है कि हम विशुद्ध रूप से गढ़विया हैं, विशुद्ध रूप से धनगर हैं, विशुद्ध रूप से चरवाही हैं, विशुद्ध रूप से पशुपालक हैं। केवल एक परिवार ने हिंदुस्तान में राज किया है। अभी तक हिंदुस्तान में जितने भी राजा हुए हैं वो रानी की पेट से पैदा हुए हैं। चाहे वो महाराज हमारे बगल में, चाहे वो बिजावर महाराज हों, छतरपुर महाराज हों, टीकमगढ़ महाराज हों, जयपुर हों, जोधपुर हों, उदयपुर हो, ये सभी रानी की पेटियों से पैदा हुए हैं, पेट से पैदा हुए हैं। अगर कोई एक वंश और एक राजा अगर तलवार की दम से पैदा हुआ है वो होलकर राजा है, वो होलकर राजा। इसलिए किसी कंफ्यूजन में मत रहना। हम हुक्मरान रहे लेकिन एक खानदान ही रहा है, संयोग है हम उस गोत्र में पैदा हुए हैं, और हमारा सौभाग्य है वो, इसलिए हम अपने को संबद्ध कर लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 99% राजा राजपूत समाज के ही रहे हैं, 1% पे बाकी सारे राजा रहे। एक बच्चा भेड़े चरा रहा था, एक सेनापति की टुकड़ी वहाँ से जा रही थी, बच्चे ने पत्थर उठाया, सेनापति के सिर पे मारा, सेनापति को गुस्सा आया, बच्चे को पकड़वा के लाया गया। बोल तूने पत्थर क्यों मारा है? उसने कहा मैंने तुमको मुगल समझ के मारा है। सेनापति ने कहा मैं तो पेशवा द्वितीय हूँ, चल माफी मांग। बच्चे ने कहा माफी नहीं मांगूंगा, चाहे तुम मुगल हो या पेशवा हो। ऐसे जवाब से या तो गर्दन काट दी जाती है या गर्दन पर ताज सुशोभित हो जाता है। वह सेनापति ने खुश हुआ, उसने कहा फौज में भर्ती होगा क्या? बच्चे ने रिस्क ली और फौज में भर्ती हो गया। मैं अपनी आत्म प्रशंसा करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपको ये बताऊंगा नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। अगर कोई रिस्क नहीं लोगे तो खुश नहीं पाओगे, और जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना। बच्चे ने तनख्वाह नहीं पूछी, बच्चे ने पद नहीं पूछा, फौज में भर्ती हो गया। अगले दिन आसन का युद्ध होता है, जीत का कारण वो बच्चा होता है, 50 घोड़े की मनसबदारी पाता है। फिर 67 युद्ध वो पेशवाओं के साथ घोड़े की पीठ से, ऐसा आपने वो जो एक फिल्म आई थी उसमें भी देखा होगा। वो फिल्म एक प्रेम कहानी थी, इसलिए मल्हारराव को ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन मराठी में कम से कम अभी तक 35 फिल्में और 50 से ऊपर सीरियल बन चुके हैं जो केवल मल्हारराव और अहिल्याबाई पर केंद्रित है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि सोनी पर एक बहुत बड़ा सीरियल आ रहा है जिसको केवल समाज नहीं देख रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि होलकरों का इतिहास कैसा रहा। 50 घोड़े पर 100 घोड़े 150 होते हुए हर युद्ध में वो 50 घोड़े की मनसबदारी बढ़ती थी। एक दिन 5000 घोड़े की मनसबदार हो गया, और उसके बाद वो फौज का, पेशवाओं का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सूबेदार हो गया। इसके बाद पेशवा मर गए, दूसरे वाले ने जिद नहीं की, उन्होंने अपना
महेश्वर ओंकारेश्वर में राज स्थापित किया, इंदौर में राजधानी रखी, और इसके बाद जब वो राजा हो गए तो उनकी पत्नी के पेट से पैदा होने वाला तो बच्चा राजा ही कहलाएगा। इसलिए उस पत्थर फेंकने वाले बच्चे का नाम और होलकर राजवंश स्थापित करने वाले का नाम है सूबेदार मल्हारराव होलकर। जब सूबेदार मल्हारराव होलकर राजा हो ही गए हैं तो उनका बेटा चाहे खांडेराव हो, मालेराव हो, तुगुजीराव हो, शिवाजीराव हो, यशवंतराव होलकर प्रथम हो, यशवंतराव होलकर द्वितीय हो, यशवंतराव होलकर तृतीय हो, ये आज़ादी तक ये राजवंश स्थापित होता गया। ये बात सच है कि हम हुक्मरान भी हैं लेकिन हम हुक्मरान नहीं भी हैं। और एक बात कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि जब खिलजी ने, जब तुगलक ने, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, जब औरंगजेब ने, जब शाहजहां ने, जब अकबर ने, जब तुगलकों ने, जब लोधियों ने, जब बाबर ने तलवार गर्दन पर रख दी थी धर्म परिवर्तन के लिए, अगर हिंदुस्तान में कोई जात है जिसमें एक भी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है वो हमारे पाल बघेल और बड़िया धनगर समाज के लोग हैं। जब ये तलवार रखी गई तो हमने कहा कि तो तेरी रियासत और सियासत तेरे पास है, और अपनी भेड़ों को लेकर नदी नालों के किनारे चले गए। इसलिए उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चले गए। अगर भागे नहीं होते तो 1-1 लाख एक विधानसभा में, अगर 100 विधानसभाओं में भी होता तो 30-40 MLA अपने आया करते। हम 403 सीट पर निवास करते हैं, इसलिए हर जगह जाने से उनकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन इतनी भी संख्या कम नहीं हो जाती है। जीत और हार का रिमोट अगर लहर का चुनाव ना हो तो इसी समाज के पास होता है। ये जिसकी बटन दबाता है यूपी में उसकी सरकार हमेशा काम करती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये राजवंश स्थापित हुआ, लेकिन अब आगे बढ़ने का तरीका गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये बात सच है कि सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। मैं पहली बार MP बना, कुछ ताले खुले, दूसरी बार में खुले, तीसरी बार में खुले, चौथी बार में खुले। सूबे का मंत्री बना तो कुछ जंग लगे ताले ये भी खुले, और अब जब 6वीं बार भारत सरकार का मंत्री आपके सहयोग से है तो ताले तोड़ने का भी काम किया जा रहा है अगर वो नहीं खुलते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अहिल्याबाई होलकर के साथ एक राजनीतिक चेतना का सम्मेलन होना चाहिए। यहाँ से निकलना वाला, यहाँ से जाने वाला व्यक्ति एक संकल्प लेके भी जाना चाहिए। मैंने कहा है कि सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है। जितनी हमारी आबादी है उतनी हिस्सेदारी नहीं है, ये मैं मंत्री के रूप में भी मंच पर बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। इसलिए जब उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल हो या दिल्ली का मंत्रिमंडल हो या ये आयोग नियम हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें एक बुंदेलखंड का नगीना भी उस ताज में लगना चाहिए। तो मेरी ख्वाहिश है केवल बुंदेलखंड का ही क्यों लगे, क्या कानपुर मंडल हमारा बहुत ही प्रभावशाली मंडल है, इसलिए वहाँ से भी लगना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बस हमारी सिधाई, हमारी योग्यता थोड़ी होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि जब मैं कर्नाटक में जाता हूँ तो नेता लोग कहते हैं कुर्बा बिचारे, बिचारा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत सीधे हैं। जब राजस्थान में जाता हूँ तो गाडरी बहुत सीधे हैं। महाराष्ट्र में जाता हूँ तो बहुत ईमानदार हमारे महाराष्ट्र के धनगर समाज के लोग हैं। ये बात सच है। द्वापर त्रेता होता तो मरने वाले बघेल के, पाल के यहाँ सीधे सीधे उड़न खटूला आता, क्योंकि कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं डाली, कोई मर्डर नहीं किया, कोई बलात्कार नहीं किया। तो धर्मराज कहता कि सशरीर लेके आओ। अरे पालो बघेलो धनगरो, ये कलयुग है। जो जितना जिंदाबाद लगाता है उससे ज़्यादा जो मुर्दाबाद लगाना सीख जाता है वो अपने हक और हकूक़ को प्राप्त कर जाता है। एक माँ भी अपने बच्चे को जब तक दबाव नहीं बनाता है तब तक दूध नहीं पिलाती है। जैसे ही बच्चा रोता है तो ये आगे पंक्ति में बैठी हुई महिलाएं उस बच्चे को झुंझुना पकड़ा देती हैं। बेवकूफ़ टाइप के बच्चे उस झुंझुने को बजा के चुप हो जाते हैं। इसके बाद जब बच्चा रोता है तो उसको दूध की बोतल दी जाती है। इसके बाद जब लगातार रोता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कि कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं है। तो एक सगी माँ अपने सगे नवजात शिशु के साथ जब दबाव की राजनीति मांगती है तो बिना दबाव के कुछ मिलने वाला नहीं है। आज भी थोड़ी और कसर बाकी है। आंधी आने में लगे हुए हैं लोग सुबह से हवा बनाने में। आपने निश्चित तौर से यहाँ पर हवा बनाने का काम किया है। मैं मोर्चा चीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हूँ, अध्यक्ष हूँ, सांसद जी भी शायद मीटिंग में गए हैं चुनाव आयोग की। उनसे भी कहना चाहूँगा कि मुझे वो विधानसभा बताओ बुंदेलखंड की जिसमें 15,000 से कम, वो आप बताओ।
फिर हम बताते हैं कि बबीना में कितना है, गरोठा में कितना है, या बाकी मऊरानीपुर में कितना है, या ललितपुर में कितना है, या बड़वा सुमेरपुर में कितना, आप या तिलवारी में कितना, ये फिर मेरे से पूछो। इसलिए मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि किसमें 15,000 से कम है। इसलिए लहरों के चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, जब लबालब पर कभी चुनाव होगा, तो इन्हीं लोगों के हाथ में निश्चित तौर से रिमोट होगा। ये जब रिमोट जब इनके हाथ में होगा, तो क्यों ना, जैसा राकेश ने कहा, ये वो समाज है ना तो अपना मान सम्मान भूलता है और ना अपना अपमान भूलता है, और खानदानी व्यक्ति को भूलना भी नहीं चाहिए। करहेल का बहुत आप जिक्र कर रहे हैं, करहेल का भी बहुत बड़ा रोल इस सरकार को बनाने में उनका नहीं है। जैसे ही आपकी टिकट हुई, या तो मैं मूर्ख टाइप का, एक कन्नौर टाइप का मरियल गडरिया होता, और फिर टिकट मिलती तो कहा जाता मर्दे के लिए लड़ाया गया है। जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने पिक एंड चूज करते हुए अपने लिए करहेल चुनी, तो हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे गृह मंत्री ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके सामने लड़ने के लिए अपनी सभा में से, अपनी पार्टी में से पिक एंड चूज किया। जब पिक एंड चूज किया तो ये उपलब्धि है कि वो समाज के किसी व्यक्ति को चुनने का काम किया। अब हमारे लड़ने से ये यादव वर्सेस पाल बघेल चुनाव सूबे में हुआ है, और जो थी वैसे तो हथौड़ा हम मान ही रहे थे, लेकिन बुंदेलखंड में अंतिम प्रहार राकेश पाल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और बुंदेलखंड में लहर चलाने का काम किया है। इसके बाद जो ये कह के गया था कि मैं जीतने के बाद 40 दिन बाद आऊँगा या एजेंट आके सर्टिफिकेट लेगा, आपकी दम के आधार पर मैंने कहा था कि हफ्ते भर में ना बुला लूँ तो मेरा नाम SP सिंह बघेल नहीं है, छठवें दिन आना पड़ा। फिर ये उपलब्धि रही कि जो डिम्पल यादव 3 राउंड तक अगर एक दिन में 4 सभा करती, और राम गोपाल और शिवपाल और धर्मेंद्र और अक्षय और तेज प्रताप, तो ये 68 सभा करके उड़न खटोले से रोज लौटते। अगर ये 68 रोज करते तो 17 दिन में ये 408 सभा करते। अगर ये 408 सभा कर लेते और हम लोग उनको खूंटे से बांध के करहेल में ना रखते, तो ये 5,000 से 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 से हारने वाले लोगों को जिता लेते। फिर एक गलती कर गए, हमला कर दिया। अगर आप अपनी जात के लड़ते हो तो आपका अपमान समाज का अपमान माना जाता है, और अगर आप अपनी जात के खलनायक हो तो लोग कहते हैं कि कल मर रहा था तो आज मर जाए, क्या फर्क पड़ता है जब समाज के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उस हमले में फिर पूरब तक में गाजियाबाद से गाजीपुर तक बिरादरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को अपने गांव में घुसने नहीं दिया। कि करहेल में गोली चलाते हो और यहाँ पर वोट मांगते हो, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। फिर अखिलेश यादव में राजनीतिक अपरिपक्वता की वजह से एक गलती उन्होंने कर दी कि अपने बूढ़े और वृद्ध पिता श्री मुलायम सिंह यादव को करहेल ले आए। करहेल आके ब्रह्मास्त्र तो चला दिया, लेकिन आपको अपनी विधानसभाओं में ये कहने का मौका मिल गया कि जब देश की सबसे यादव बहुल सीट पर भी वो फंसा है, हार रहा है, इसलिए बाप को लेकर के आया है, तो भैया बबीना तुम नहीं जीत रहे हो, गरौठा नहीं जीत रहे हो, ललितपुर नहीं जीत रहे हो, पाँच जुमला जलेसर सादाबाद नहीं महाराजा मिरेची में नहीं जीत रहे हो, क्योंकि वहीं पर फंस गए हो। क्योंकि लीड बढ़ाने के लिए बूढ़ा और बीमार पिता नहीं आता है, हार्ट से बचने के लिए आता है। कोशिश करी थी कि उनको घेरने के लिए, और घेरने में हम लोग सफल हुए। इसलिए 6 बार में, मैं आज सुबह गतिमान से आ रहा था तो गाड़ी में मेरे डब्बे में बैठे हुए 35 लोगों में से 25 इसलिए फोटो खिंचा रहे थे, ये बघेल साहब करहेल वाले हैं। मैंने कहा मैं आगरा वाला हूँ, मैं जलेसर वाला हूँ, मैं कुंडला वाला हूँ, लेकिन करहेल नहीं है। तो आज आपकी वजह से जहाँ पर जिला पंचायत की टिकट के लिए हम लोग कार्यालयों के चक्कर मारते थे, जो टिकट नहीं मिलती थी, वो आज उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट पर आप लड़ने लायक समझे गए। इसलिए 42 हो गए, मुझे 50 कितने मिनट में 15 मिनट से 50। तो अब मैं ये राजनीतिक में भी मैंने अपनी बात कहने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे अब लगता है कि सत्ता वो चाहती है, ताले खुलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का तरीका गुड क्वालिटी एजुकेशन है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं जोड़ना चाहता हूँ, शिक्षित बनने से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी एजुकेशन से काम चलेगा। 47 में एक गलती हो गई, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अगर आज प्रधानमंत्री कहते हैं 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन 1 ग्रेड, 1 नेशन 1 टैक्सेशन, आज कास्ट कांग्रेसियों ने 1 नेशन और 1 एजुकेशन कर दिया होता। अगर उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का लड़का, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का और सिपाही का लड़का, नगर सेठ का और
और भिखारी का लड़का और मंत्री का लड़का और संतरी का लड़का एक कमरे के नीचे एक ही सिलेबस में पढ़ रहे होते तो यहाँ पर भी 10-20 बाल बघेल कलेक्टर और एसपी के बाप नीचे बैठे होते अथवा हमारे लोग मंच पर बैठे होते। दूसरी गलती कर दी, अंग्रेजी को हम देहातियों को नहीं पढ़ाया। मैंने तो कक्षा 6 में कक्षा 11 में पढ़ी है, कक्षा 6 में 11 साल की उम्र में पढ़ी है। वहीं पर लोग शहरों में 4 साल की उम्र में पढ़ते रहे। पहला बैच निकला तो अंग्रेजी अनुवाद थी, जीके अनुवाद थी। हमको ना सामान्य ज्ञान पढ़ाया गया ना अंग्रेजी पढ़ाई गई, इसलिए शुरू के ही 70 साल में हम लोग पिछड़ने का काम किया। क्या एजुकेशन के 4 स्टैंडर्ड होने चाहिए? पहले प्रकार के विद्यालय ग्वालियर का सिंधिया है, नैनीताल का शेरकोट है, अजमेर का मेयो कॉलेज है, ये पहले प्रकार के स्कूल हैं। और देहरादून का दून है। फिर दूसरे पीटर्स पैट्रिक चार्ल्स डार्टी जीली गोयल का DTS होते हैं। फिर तीसरे वो होते हैं जो डीडी लालटाई लगा के स्पेशली अंग्रेजी पढ़ाते हैं। फिर चौथे विद्यालय आप जानते हो कौन से होते हैं। समाज के लोगों को अगर चौथे प्रकार के विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो फिर पहले वालों से कंपटीशन में नहीं जीत पाओगे। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक काम है जिसमें हैसियत मिटा दोगे तो आबाद हो जाओगे, वो है अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो, एक दिन सभी कुछ वापस आएगा। इसलिए ये भाषण मैंने राकेश तब से देना शुरू किया है जब केंद्र सरकार में सभी नॉन गेस्टेड नौकरियों में इंटरव्यू खत्म हो गए। राज्य सरकार में सभी नॉन गेस्टेड में मेरे दाहिने हाथ में ये 3 इंस्पेक्टर और थानेदार खड़े हैं। अब इनका इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा होगी। फिजिकल भी जुड़ेगा नहीं केवल क्वालिफाई पे, केवल लिखित परीक्षा होगी, वो भी कंप्यूटर बाबा जांचेंगे। वो MR शीट होगी, क्वेश्चन नंबर ABCD, जो आंसर आप टिक कर दोगे या तो पूरे नंबर पाओगे या 0 पाओगे। अब ये अखिलेश का जमाना नहीं है कि वहाँ से सूची आया करेगी। इसलिए आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि शिक्षा पहला फार्मूला है, देहात में पढ़ाई का वातावरण नहीं है। कोशिश करो कि शहर में आकर के अच्छे स्कूलिंग करो, खानदान के बच्चे लाओ, गेहूं चावल दाल लेकर के आओ और बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाएं। 12 साल बाद हम लोग शायद ना हो, लेकिन इस मंच पे 2-4 अधिकारी जरूर बैठेंगे। आज केवल राजनीतिक लोग बैठेंगे। दूसरा फार्मूला है कि गणित और अंग्रेजी की ट्यूशन जरूर लगाइएगा। अगर 1000 में गणित की ट्यूशन 1000 में अंग्रेजी की मिलती है तो साल में 24,000 और 12 साल हमें से कोई ट्यूशन कभी नहीं पढ़ा है, 2,88,000। अगर इस 3 लाख रुपए को खर्च करके गणित ठीक कर दिया तो जिसका गणित ठीक होता है उसकी फिजिक्स ठीक होती है। ऐसे बच्चे IIT करेंगे, नहीं तो नालायक फिर ITI करेंगे। IIT और ITI में उतना ही फर्क होता है जितना मंत्री और संतरी में होता है। मैं अंग्रेजी का बहुत पक्षदार नहीं हूँ, लेकिन अब या तो लॉर्ड मैकाले को हटाया था तो अंग्रेजी को कोर्स से बाहर करना था। इंडिया आगे बढ़ता गया और भारत पीछे होता गया। 70 साल से भारत सरकार चुनता था, इंडिया चलाता था। 8 साल से भारत सरकार चलाता है, बनाता है और भारत ही सरकार चलाता है। इसलिए 12 का बीमा, 330 का बीमा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास, इसलिए शौचालय, इसलिए आयुष्मान कार्ड, इसलिए किसान सम्मान निधि, इसलिए सिलेंडर, इसलिए ई श्रीमत कार्ड की योजनाएं आपके बीच में आती हैं। तो दूसरा मैं अंग्रेजी का ये कहूँगा कि अगर अंग्रेजी है अच्छी होगी, 12 साल में अच्छी हो जाएगी। 3 लाख में 2 विषय अच्छे होते हैं। अगर अंग्रेजी ठीक है, शक्ल ठीक है, टाई लगाओ, कोट पहनो, फटाटेदार अंग्रेजी बोलो तो 50,000 रुपये की नौकरी आपके यहाँ आती है। मैं इसलिए ये भाषण दे रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू खत्म हो गए। बच्चे ने कहा कि इतनी देर से आप बोल रहे हो कि इंटरव्यू खत्म होने का क्या महत्व है। मैंने कहा अपने बाप से पूछना। हम हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को मोमिया में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर काटते थे, निकली हुई वैकेंसी का फॉर्म भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे, लेकिन बाप पे नोट नहीं होते थे और बिरादरी पे बड़ा नेता नहीं होता था जो मुख्यमंत्री के 5वें तल से भेजे वाली सूची में नाम अंकित करा दे। इसलिए बेरोजगार हो गए। एक बच्चे ने कहा कि 12 साल ट्यूशन के बाद रिजल्ट आएगा, 12 साल स्कूल के बाद रिजल्ट आएगा। हमने अखिलेश यादव की सरकार में जो नकल से पास हुए हैं, हमारा क्या होगा। हमारा स्वर्ण युग था जब कल्याण सिंह जी की सरकार में राजनाथ सिंह ने नकल रोधी अध्यादेश लगाया था। और हमारा दुर्भाग्य था जब सपा बसपा गठबंधन में मुलायम सिंह ने कहा था यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं नकल रोधी अध्यादेश में आग लगा दूंगा। उन्होंने आग लगाई, साथ ही हमारे बोर्ड की जड़ों में ऐसा तेजाब डाला है कि बच्चे आज तक झुलस रहे। इसलिए तीसरा फार्मूला कह के मैं जा रहा हूँ। यहाँ क्रीम है, यहाँ कोई भेड़ चलाने वाले लोग नहीं आए हैं। यहाँ पर अपने इलाके के प्रभावशाली सूबेदार समाज के आए हैं, जमींदार लोग आए हैं। आगरा से अहमदपुर जाते हुए 70 लाख रुपए बीघे जमीन है और सारी की सारी हमारी बिरादरी के पास है।
ऐसे बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, अगर बच्चा कमजोर है, 1 बीघा अगर बेच के बच्चे का एडमिशन MBA, BBA, MCA, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में करा दोगे तो कुछ बनने के बाद बिकी हुई 1 बीघे की जगह 5 बीघे खतौनी बाप के हाथ में रख देगा। और ऐसा नहीं करोगे तो वो सुन के जाओ, ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन वो ओवर एज हो जाएगा, उसी के साथ बेरोजगार हो जाएगा, उसी के साथ डिप्रेशन में चला जाएगा, उसके बाद सरप्पा हो जाएगा। फिर जो छाती से चिपका के जमीन को रखे हो तुम्हारे मरने के बाद बेच के दारू पीने का काम करेगा। इसलिए पाल मुगल धनगर समाज के लोगों, मैं तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए वो सोना चांदी हीरे जवाहरात FDRT मकान दुकान खेत खलियान मांगने के लिए आया हूँ। शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सम्मेलन बाद में भी चलना चाहिए, अगर मैं 1 मिनट भी रुकता हूँ तो फिर दिल्ली 8 घंटे में पहुँचूंगा। तो माननीय बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो राष्ट्रपति को हो गई है। 3 पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस माने से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और कैसा परहेज चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर यह आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय अहिल्याबाई होलकर, जय पाल बघेल धनगर समाज। यदि मुझे आपकी ताकत नहीं मिली तो मैं निश्चित रूप से नर्वस हो जाऊंगा। और मुझे पता है कि मेरा चैनल चलाने वाले आप लोगों की ताकत है, और जिस दिन आपकी ताकत मुझे आगे खींच लाई, मैं हिंदुस्तान में कोई राम मचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और यूट्यूब में जाएं। जो हमारे गांव में जो हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा अनभिज्ञ हो जाते हैं, उनको बताना चाहूँगा, यूट्यूब में जाएं और उसमें टाइप करें आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल। यदि आप आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल को समझ में आपको कम आ रहा है, हो सकता है आप आपकी अदालत से उसमें डाल देंगे तो वो सीधा रजत शर्मा का शो उसमें शुरू हो जाता है। तो आप आपकी जन अदालत पूरा लिखें। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप राजा भैया पाल डाल दें और इस चैनल आ जाएगा। और सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे और उसकी घंटी को भी दबा दीजिए और दबा। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।